नमस्कार। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव मिश्रा इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में आप सभी को आमंत्रित करता हूं। आज हम सीखेंगे कि मात्रात्मक सुगमता क्या होती है। मात्रात्मक सुगमता को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो मैंने यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है, तो वो वहां से नोट्स बना सकते हैं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं मैं उनके लिए खुद ही बोल रहा हूं। तो मात्रात्मक सुगमता होती क्या है, इसको समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि मुद्रा आपूर्ति क्या है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा आपूर्ति है वो आपकी होती है M3। M3 यानी कि मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई से का जो प्रभाव है वो दो स्तरों पे पड़ता है। पहला आर्थिक वृद्धि पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, और दूसरा इन्फ्लेशन पर। ठीक है, यानी कि महंगाई। मनी सप्लाई को नियंत्रित करके हम आर्थिक विकास को भी नियंत्रित कर सकते हैं और महंगाई को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मनी सप्लाई आप समझ गए। ठीक है, मनी सप्लाई को M3 कहते हैं, और M3 एक व्यापक मुद्रा है, और M3 के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उसमें जो है वो है जनता के हाथ में जितना कैश है और बैंकों की कुल जमा। बैंकों की कुल जमा और जनता के पास जो पैसा है वो सभी हमारा जो है ना मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अब मनी सप्लाई को नियंत्रित कौन करता है? मनी सप्लाई को नियंत्रित करने का काम किसी भी देश का सेंट्रल बैंक करता है। जैसे भारत में हमारा कौन है? RBI। RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, तो ये हमारी मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है। इसको मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए RBI के पास दो टूल होते हैं। एक होता है मात्रात्मक टूल होते हैं जिसके अंतर्गत कई सारे घटक हैं, और दूसरा होता है वो गुणात्मक टूल होते हैं जिसमें भी कई घटक हैं और जिनके बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग जिसको आज हमें समझना है वो क्या होता है। तो मात्रात्मक सुगमता भी मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक माध्यम है। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करके केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है उसे हम मात्रात्मक सुगमता कहते हैं। और इसके अंतर्गत किया क्या जाता है? इसके अंतर्गत जो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक होता है वो केंद्रीय बैंक बैंकों से उनकी वित्तीय परिसंपत्तियां यानी फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, जो बॉन्ड के रूप में होती हैं, और ये बॉन्ड सरकारी और निजी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, तो इन बॉन्ड्स को खरीदता है। ठीक है, और केंद्रीय बैंक ये जो बॉन्ड्स खरीदता है उसके बदले में क्या है? ये बैंकों को कैश देता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक तरफ आपका जो है आपका केंद्रीय बैंक है, और दूसरी तरफ आपका जो है एक तरफ आपके जो है ना ये केंद्रीय बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक, और दूसरी तरफ हो गया बहुत सारे बैंक, जो उस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे बैंक हैं। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये जो है ना जो केंद्रीय बैंक है ये बॉन्ड्स या वित्तीय परिसंपत्तियां इनसे खरीदेगा, और उसके बाद बदले में जो है ना एक निर्धारित कैश जो है ना बैंकों को देता है। और जब ये कैश इनके पास आ जाता है तो ये क्या है कि ये जो कैश है ये मनी सप्लाई को बढ़ा देता है, और मनी सप्लाई को बढ़ाने से डिमांड जनरेट होती है, और डिमांड की वजह से क्या होता है कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये बात समझ में आ गई। अब मात्रात्मक सुगमता को समझने के स्तर पे आपको एक चीज को समझना होगा कि मात्रात्मक सुगमता की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ डेवलप कंट्रीज में फॉलो की जाती है। यानी कि डेवलप कंट्री यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर ही मात्रात्मक सुगमता की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब वहां पर ऐसा क्यों किया जाता है? हम डेवलप कंट्रीज में ही क्यों फॉलो करते हैं? देखिए, अब एक तरफ है ये डेवलप कंट्री यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सॉरी, और दूसरी तरफ है एक विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत हो गया। अब इकोनॉमी में आप एक चीज को यूनिवर्सल फैक्ट की तरह याद कर लीजिए
कि जहां पर भी जो भी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर डिमांड की कोई कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सप्लाई के एस्पेक्ट पे। ठीक है, डिमांड वहां पर हमेशा निरंतर बनी रहती है। जैसे भारत में देख लीजिए, भारत में सप्लाई की समस्या है, डिमांड की समस्या नहीं है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो डेवलप इकोनॉमीज हैं, वहां पर समस्या होती है डिमांड की, और वहां पर सप्लाई की कोई कमी नहीं होती। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब जैसे अगर मान लीजिए क्वांटिटेटिव ईजिंग, अगर सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का मान लीजिए अगर आरबीआई है, आरबीआई अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है तो अब जैसे आरबीआई है, आरबीआई क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है, तो इसके तहत आरबीआई क्या करेगा कि एक नियत वैल्यू के, यानी कि एक नियत मान के वो बॉन्ड्स, चाहे वो सरकारी हो और या फिर वो निजी कंपनियों के हो, वो बॉन्ड्स आरबीआई खरीदेगा। और बॉन्ड्स आरबीआई खरीदने के बाद, आरबीआई ये बॉन्ड्स खरीदने के बाद इकोनॉमी में क्या डालेगा, कैश डालेगा, या जिसको आप कह लो मनी डालेगा। और जब ये मनी इकोनॉमी में जाएगी तो यानी कि ये क्या होगा, इससे क्या घटना होगी, इससे होगा कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और ये बढ़ी हुई मनी सप्लाई क्या जनरेट करेगी, डिमांड। अब आप ये समझिए कि भारत में डिमांड की कोई कमी है, डिमांड की तो कोई कमी है नहीं। जब डिमांड की कमी नहीं है और एडिशनल डिमांड क्रिएट होगी, तो वो एडिशनल डिमांड किस चीज को बढ़ावा देगी, वो एडिशनल डिमांड इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे देगी। और ये जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन बहुत ही तेजी से होगा। ठीक है, और ये कई गुना ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है या मात्रात्मक सुगमता है, ये विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया को कहां अपनाया जाएगा, इस प्रक्रिया को विकसित अर्थव्यवस्था में अपनाया जाता है। अब अमेरिका का अगर जो ना सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक, अगर अमेरिका का सेंट्रल बैंक नियत मान के बॉन्ड्स खरीद के अमेरिका में अगर जो है ना कैश फ्लो बढ़ाएगा, तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये डिमांड क्रिएट करेगा। और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में डिमांड की ही कमी होती है। और जब डिमांड क्रिएट होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या नहीं होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि क्वांटिटेटिव ईजिंग, मात्रात्मक सुगमता, अल्प विकसित देशों में क्यों नहीं यूज की जाती है यह प्रक्रिया, और विकसित देशों में इस प्रक्रिया को मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं कि जो मात्रात्मक सुगमता या क्वांटिटेटिव ईजिंग की प्रक्रिया है, ये जब विकसित देश अपनाते हैं तो उसका प्रभाव अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर क्या पड़ता है। देखिए, जब क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड्स की जो है, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अब बॉन्ड्स की जब डिमांड बढ़ जाएगी तो बॉन्ड्स पे जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट कम होगा, वो इंटरेस्ट कैसे कम होता है, देखिए बॉन्ड्स जो बिक्री होती है, बॉन्ड्स की जो बिक्री होती है, उनकी फेस वैल्यू कुछ और होती है। मान लीजिए ये बॉन्ड है, मान लीजिए ये बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड ये बॉन्ड अमेरिका की किसी कंपनी का है। ठीक है, और इसकी जो है ना फेस वैल्यू $100 है। ठीक है, अब जब इसकी और इसको जो है ना, जो निवेश करने वाले जो निवेश करता है, वो इसको खरीदेंगे कितने पर, वो इसको मान लीजिए कि वो जो ना सामान्य स्थितियों में $90 में खरीदते हैं। तो जो $10 का गैप है, ये $10 का गैप इनके लिए क्या है, इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, ये $10 का गैप इनके लिए क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया।
अब क्या हुआ कि जब इस बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने बॉन्ड खरीदने शुरू कर दिए, तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो यही जो 90 रुपए का सामान्य स्थिति में मिल रहा था, वो अब कितने का मिलने लगेगा? 96 या 95, जो भी आप मानना चाहो मान लो। अब जब ये $96 का मिल रहा है, तो यहां पर आपका जो इंटरेस्ट है वो कितने डॉलर का बचा? जो इंटरेस्ट आपका बचा है, वो इंटरेस्ट आपका बचा है केवल $4 का। ये बात समझ में आई? अब इसका मतलब है निवेशकर्ताओं के लिए, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ये बॉन्ड क्या होंगे? महंगे हो जाएंगे, यानी कि इन बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम हो जाएगा। अब उस सिचुएशन में ये करेंगे क्या? उस सिचुएशन में जो डेवलप इकोनॉमीज के जो इन्वेस्टर्स हैं, डेवलप इकोनॉमीज के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे? वो मूव करेंगे टुवर्ड्स अदर इकोनॉमीज। ठीक है, जैसे भारत की तरफ। अब वो भारत की तरफ मूव करेंगे, उससे क्या होगा? भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस रूप में आएगा? दो रूप में आ सकता है, FII और या फिर FDI। इन दो रूप में आएगा। अब ये निवेश करता है, चूंकि अल्पकालिक निवेश करता है, तो ये डायरेक्टली जो ज्यादा निवेश किधर करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज में, FII के थ्रू करेंगे। यहां पर जो इंपैक्ट होगा, जो आपका जो FDI के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, तो अब जब ये कम रहेगा तो इधर तो इतना इंपैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो स्टॉक एक्सचेंज तेजी से ऊपर जाने लगेगा। और सबको क्या रियलाइज होगा? सबको ये रियलाइज होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है? बेसिकली वो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। बेसिकली क्या है कि वो आर्टिफिशियल बूम है, इकोनॉमी में एक आर्टिफिशियल बूम क्रिएट हो रहा है। ठीक, अब होगा क्या कि चूंकि मात्रात्मक सुगमता की जो प्रक्रिया है वो नियत समय के लिए होती है, तो जैसे ही वो समय पूरा होगा, तो विकसित अर्थव्यवस्था का देश, जिस देश में ये मात्रात्मक सुगमता की प्रक्रिया अपनाई गई है, वो देश फिर से इन बॉन्ड्स को मार्केट में वापस बेच देगा। अब बेच देगा तो उससे क्या होगा? जो यहां पर निवेश करके पैसा बैठे हुए हैं, वो वापस अपना पैसा निकालकर फिर अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। जब उनको वहां पर ब्याज ज्यादा मिल रहा है, तो होगा क्या? अब उससे होगा क्या कि जो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज था, जो जिसमें जो आर्टिफिशियल जो चढ़ाव आ रहा था, जो जो इसमें जो है ना ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा था स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या होगा? वो झटके से नीचे गिर जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या? कुछ समय के लिए हमारे जो है ना इकोनॉमिक, हमारा जो हमारी अर्थव्यवस्था वो उठी भी दिखाई दी कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जैसे ही क्वांटिटेटिव ईजिंग का समय काल पूरा हुआ, हमारी इकोनॉमी फिर से वापस से डाउन हो गई। तो बेसिकली क्रिएट क्या कर रहा है कि जब भी ये जो है ना टेपरिंग ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग होगा, तो जो है ना रिवर्स, ये जो जितने भी जो इफेक्ट्स हैं, जो अच्छे इफेक्ट हमें दिख रहे थे, वो सारे रिवर्स हो जाएंगे। तो हमारी जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी में जो स्टेबिलिटी की समस्या बनी रहेगी। इसीलिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग का विरोध करती हैं। तो आज आपको यह समझ में आ गया कि मात्रात्मक सुगमता होता क्या है और मात्रात्मक सुगमता किन देशों में की जाती है। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। मात्रात्मक सुगमता विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में क्यों नहीं की जाती, यह भी आपको समझ में आ गया। और मात्रात्मक सुगमता की प्रक्रिया या क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रक्रिया का विरोध अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्यों किया जाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टडी वेल। धन्यवाद।
नीरज, हाँ हो गया, हाँ स्टॉप कर दो।